नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। लोकसभा चुनाव की रणभेरी के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 7 चरणों के चुनाव में पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव है, लेकिन तैयारियों की तस्वीर देखी जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ गठबंधन से सबसे आगे दिख रहे हैं। और इस चुनाव में सीएम योगी की भी भारी डिमांड है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसका पड़ला ज्यादा भारी है। क्या गठबंधन पर सीएम योगी भारी है? चुनावी उत्सव की तारीखों के बाद से ही उत्तर प्रदेश में रैलियों का रेला लग रहा है। इस चुनावी चक्रव्यूह का पहला चक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सजा है, लिहाजा सभी दलों का पहला सामूहिक इम्तिहान भी यहीं पर है। जोर और शोर भी यहीं पर ज्यादा सुनाई दे रहा है। आज चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र कहते हैं कि क्या हमने जाटों का ठेका ले रखा है। भाइयों बहनों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। मैंने सचमुच बयान पढ़ा, बहुत दुख मुझे हुआ और मुझे लगा कि देखिए, ये लोग राजनीति तो उनके नाम पर करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रति इनके मन में कितना विस्फोमन भरा पड़ा है। 11 अप्रैल को 8 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए परीक्षा का केंद्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस रण में उतरे चेहरों को देखें तो एक ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव, मायावती, चौधरी अजीत सिंह संयुक्त रैली कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ही रैली दर रैली कर रहे हैं। यानी एक तरफ सब और एक तरफ सीएम आदित्यनाथ। बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा कहिए या कहिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, इस चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है कि अगर उन्हें केवल मुस्लिम वोट चाहिए तो स्वाभाविक रूप से दूसरा वोट भी अपना तय कर लेगा कि हमें कहां जाना है। वहीं विपक्ष की बात करें तो गठबंधन की अभी केवल एक ही संयुक्त रैली हुई है। कांग्रेस के खाते में प्रियंका गांधी का गाजियाबाद वाला ही एक रोड शो है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में कई रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। एक सप्ताह में 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां की हैं। यूपी और उत्तराखंड के आंकड़े मिलाएं तो अब तक 15 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं। आज भी बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत में जनसभाएं की हैं। कांग्रेस से और सपा बसपा से पूछना चाहिए, अगर इन्होंने विकास किया होता तो क्या ये दिन देखने पड़ते। बहरहाल पश्चिमी यूपी के चुनावी चरण में अब चंद दिन ही बाकी बचे हैं, लेकिन चुनावी बिसात पर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत आगे दिख रहे हैं। 17 मई तक की बात करें तो सीएम पूरे देश में करीब 250 जनसभाएं करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक तरफ सब और एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का पैनल हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। अमिताभ अग्निहोत्री जी एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ मौजूद हैं। संजय राय हैं प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर हिलाल नकवी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, राजकुमार भाटी है प्रवक्ता एसपी से, अनिल दुबे हैं प्रवक्ता आरएलडी से, वहीं अवधेश वर्मा दलित चिंतक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, चुनाव तो देश भर में होना है, लेकिन हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ का मंजर कुछ ऐसा नजर आता है कि प्रचार प्रसार की लड़ाई में सीएम ही नजर आ रहे हैं और तमाम जो दल हैं वो कोसों दूर नजर आते हैं। हालांकि दिखते जरूर हैं, लेकिन सीएम जो है वो और सब पर भारी नजर आते हैं। वजह क्या है इसकी, क्या माने हम? देखिए, 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से इस चुनाव के मौसम की पहली बोनी शुरू होगी। यहां से युद्ध शुरू होगा, तो स्वाभाविक है शुरुआत अच्छी हो तो अंत अच्छा होता है, ये पुरानी कहावत है। इसलिए सबका जोर पश्चिम पर है। और कल जो गठबंधन की रैली हुई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की, उस रैली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तापक्रम और ज्यादा बढ़ गया, उसका टेम्परेचर और ज्यादा ऊपर चला गया। उस रैली में मायावती जी ने जो संबोधन किया
मुझे लगता है जब उन्होंने कहा कि भाई मैं मुसलमान समाज के लोगों को ये चेताने आई हूं कि उनको गठबंधन के पक्ष में वोट करना चाहिए और उसके उन्होंने कारण बताए, वहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टोन सेट हो गई और किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा ये तो बात की चीज है। लेकिन उसके बाद जो बात आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, तर्क के आधार पर देखें तो वो बात ठीक है कि भाई अगर मायावती जी ने कहा कि मुस्लिम समाज हमको वोट करे तो उन्होंने कहा बाकी समाज फिर तय कर लेगा उसको कहां वोट करना है। इससे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तापक्रम बढ़ गया। सब जानते हैं वहां मुस्लिम आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद और नोएडा छोड़ दीजिए गौतम बुद्ध नगर, तो पश्चिम की जितनी सीटों पर चुनाव है 11 को, वो सारी सीटें मुस्लिम घनत्व की सीटें हैं। 1/3 लगभग सभी सीटों पर है, 1/3 से कम नहीं। गाजियाबाद नोएडा को छोड़ दे तो वहां जाके ये स्थिति पैदा हो गई। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उसके प्रचार की बात करें तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा डिमांड में योगी आदित्यनाथ हैं देश भर में। भाजपा के कैंडिडेट्स जो अपनी पसंदगी भेजते हैं पार्टी मुख्यालय को, तो डिमांड में मोदी जी हैं और योगी जी हैं सबसे ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक राजनीतिक वो है, रणनीति है, उसको भी अगर आप देखें बारीकी से तो उसमें योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता बढ़ जाती है। और इसीलिए आप देखिए वो देश भर में रैली कर रहे हैं, देश भर में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 1-2 सभाएं प्रतिदिन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये आप भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार युद्ध में मोदी और योगी ये जोड़ी सबसे हिट है भाजपा का जहां तक मसला है। बाकी तो जनता जनार्दन बाद में तय करेगी, लेकिन अभी जो तस्वीर समझ आ रही वो। लेकिन मैं कल से इस बात को सोच रहा, राजकुमार भाटी जी भी आ गए हैं, पश्चिम कितना संवेदनशील है ये बात सब जानते हैं, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी सब। फिर कल देवबंद के मंच से मायावती जी का यह बयान, स्वाभाविक है अभी तक जब भाटी साहब आप लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है, योगी आदित्यनाथ ध्रुवीकरण करते हैं अपनी रैलियों में, और जब मायावती जी गठबंधन की साझा रैली के मंच पर सीधे सीधे कहती है कि मैं मुस्लिम समाज से ये कहती हूं कि हमको वोट दो, केवल कांग्रेस को मत दो, इसको मत दो, तो स्वाभाविक है क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, और वो हो गई। भाटी साहब लगता नहीं कहीं कुछ चूक हो गई? हेलो अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं मायावती जी ने केवल एक पंक्ति बोली है, वो भी एक सीट के संदर्भ में केवल सहारनपुर के संदर्भ में बोली है, क्योंकि सहारनपुर सीट पर 2 पार्टियों से एक ही समुदाय के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। उस संदर्भ में थोड़ा कहा कि बहकावे में आके वोट खराब मत करना। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ जी का अगर भाषण सुने, आज के ही भाषण सुने उनके, तो सिवाय सांप्रदायिकता के, सिवाय ध्रुवीकरण के, पूरे भाषण में ना कोई विकास की बात है, ना सुरक्षा की बात है, ना कानून व्यवस्था की बात है। केवल कैराना, मुजफ्फरनगर, दंगे, हिंदू मुस्लिम, धार्मिक सांप्रदायिकरण और ध्रुवीकरण इसे कहते हैं। जी मायावती जी ने कोई ध्रुवीकरण नहीं किया, न किसी समुदाय के खिलाफ, न किसी समुदाय के खिलाफ बोला। भाटी साहब फिर आपकी बात पूरी आएगी, 1 मिनट लूंगा।
मायावती ने केवल एक सीट की चर्चा नहीं, उसका तो विश्लेषण उन्होंने किया कि हमने मुसलमान पहले घोषित कर दिया था, कांग्रेस ने बाद में मुसलमान क्यों उतारा। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग हर सीट पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मुस्लिम समाज से ये कहने आए हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की। और आज के संचार के युग में भाटी साहब, आप तो पुराने आदमी जानते हो, कोई बात पाताल में भी बैठ के बोलो तो आसमान तक सुनाई देती है। नहीं, नहीं, उन्होंने पाताल में बैठ के नहीं बोला, खुलेआम रैली के मंच से बोला है, बाकायदा मीडिया के सामने बोला है। और अमिताभ जी, आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। ध्रुवीकरण या सांप्रदायिकरण उसे कहते हैं जब किसी समुदाय विशेष के खिलाफ भाषा बोली जाए। तो मायावती जी ने किसी समुदाय के खिलाफ बात नहीं बोली है। उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। उन्होंने केवल ये कहा है कि कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया है जो आपकी वोट काट सकता है और जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। तो ये वोट, इस बहकावे में ना आके वोट खराब मत करना। और यह आमतौर पर राजनीतिक लोग आमतौर पर बोलते हैं, ये आप मानेंगे हर पार्टी के लोग बोलते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर सीट पे मेरे पास एक वीडियो आई है, जो यहां से प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, वो कल ही एक रैली में बोल रहे थे, उनके सामने गुर्जर प्रत्याशी हैं, तो बोल रहे थे गुर्जरों की कितनी वोट है, यहाँ 3 लाख वोट है केवल, ये कैसे जीत जाएंगे, तो इसे आप किस श्रेणी में लेंगे। ये चुनाव में मतदाताओं को समझाने के लिए बात कहना अलग बात है, और धार्मिक ध्रुवीकरण या नफरत की बातें करना या किसी वर्ग विशेष को इस बात से मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो पाऊंगा, वो दूसरी बात है। यहां मेरा विचार थोड़ा आपसे अलग रहेगा। अगर बड़ा नेता मंच से ये कहे कि इस मजहब के लोग हमको वोट दे, तो मैं मानता हूं ये मसला सीधे सीधे 100% ध्रुवीकरण का है। और ध्रुवीकरण एक पक्षी नहीं होता। ध्रुवीकरण होता है तो उसकी क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। हिलाल नकवी साहब, मुसलमान हमको वोट दे, बौद्ध उसको वोट दे, क्रिश्चियन इसको वोट दे, हिंदू इसको वोट दे, तो जो हिंदुस्तानी है वो क्या करे। और वैसे मायावती जी ने, मैं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वक्तव्य पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हमारा रिश्ता फिर खुल सकता है सपा बसपा से। लेकिन मायावती जी ने तो कल देवबंद में अपनी सारी ऊर्जा कांग्रेस पर ही लगाई और आपको तमाम विशेषणों से सम्मानित किया कांग्रेस को। जी अमिताभ भाई, आपका प्रश्न बड़ा मौलिक है कि हिंदुस्तानी किसको वोट दे, और ये कोई बहुत जटिल इसका उत्तर नहीं है। हिंदुस्तानी कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है। वहां से कोई इस तरह के बयान देना, किसी प्रकार का ध्रुवीकरण करना, किसी प्रकार के इस तरह से लोगों को आपस में बांटना मजहब या जाति के नाम पर, कांग्रेस ने नहीं किया है। रही बात चुनाव में जिस प्रकार का चल रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसने पहले कहा किसने बाद में कहा, यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्रिया होती या ना होती, योगी जी यही भाषण देते हैं, उनको यही भाषा आती है, उनकी राजनीति यही है। तो वो तो इसी के ऊपर ही, इसी लाइन पे उससे पहले भी बोलते चले आ रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलते रहेंगे। इसलिए यहां पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। आदित्य योगी नाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया कह करके हम लोग आपस में एक एकेडमिक बहस भले ही कर ले, लेकिन जो धरातल की बात है, जो सच्चाई है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ना काले धन का नाम लेती है, ना रोजगार का नाम लेती है, ना आर्थिक विकास का नाम लेती है, ना उनको मजदूरों की बात करती है, ना किसानों की बात करती है, ना जीएसटी की बात करती है, ना नोटबंदी की बात करती है। और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो इसी दिशा में अपने प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी जितने भी और प्रश्न है उसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो हम चाहे कितना कहें, आप चाहे कितना कहें, हम इसको चाहे सही ठहराएं, हम इसको गलत ठहराएं, लेकिन इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जो उनकी अपनी लाइन है, वो उस लाइन से कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं उनको नहीं होना है। हालांकि एक बड़ा मौलिक प्रश्न आज ये भी होना था कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि 5 साल बाद हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि आज जो उनका जुमला पत्र है उसके अंदर शायद वो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देंगे और उसमें वो सच झूठ
जो भी बोलेंगे, लेकिन बताएंगे जरूर कि उन्होंने इन 5 सालों में क्या किया, लेकिन उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको ये चुनाव उस आधार पर, उन बिंदुओं पर, उन तथ्यों पर लड़ना ही नहीं था। ठीक है हिलाल भाई, ठीक है। एक बात मैं कांग्रेस के वक्तव्य पर कहूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। देश के मानस में यह सवाल स्वाभाविक रूप से आएगा कि अगर आजादी के 73 साल बाद भी गरीब के साथ न्याय नहीं हो पाया, 2019 में अब न्याय की जरूरत आन पड़ी, तो इस देश में अधिकांश समय तो सत्ता पर कांग्रेस रही। मोरारजी देसाई का 2.5 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए, वाजपेयी जी का छोड़ दीजिए, देवेगौड़ा गुजराल को मैं इसलिए नहीं मानता, वो कांग्रेस सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। चंद्रशेखर जी कांग्रेस सपोर्टेड थे, चरण सिंह सपोर्टेड बाय कांग्रेस थे। 2.5 साल मुरारजी का, 6 साल वाजपेयी जी का, 5 साल मोदी जी का, जोड़ लो 1947 से। तो मसला तो है, मसले तमाम है, लेकिन आज बहस का अमिताभ भाई, इस सवाल का जवाब आप चाहे हमको अभी देने का मौका दे या बाद में देने का मौका दे, आपसे गुजारिश जरूर है कि आएंगे, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, इसका जवाब देने का हमको जरूर मौका, बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेगा। अवधेश वर्मा, मुसलमान हमको वोट दे, जब आप ये कहेंगे तो साक्षी महाराज उसके तुरंत बाद स्वाभाविक रूप से ये कहेंगे जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अमिताभ जी, आपकी बहुत ही पैनी नजर है। जो आप सवाल कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर सवाल आज आपने देखा होगा कि आप योगी जी ने उसको बहुत तरीके से एकदम कट मार दिया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अमिताभ जी, आप उस मंच पे बात करिए, माननीय अखिलेश यादव जी थे, बहन जी थी, चौधरी अजीत सिंह थे, एससी की बात हुई, बैकवर्डों की बात हुई, जितने उनके मुद्दे थे उनकी बात हुई, सभी मुद्दों की बात हुई। केवल एक छोटे से मुद्दे को लेकर लोग पूरा बवंडर बना रहे हैं। लेकिन यहां भी देखिए, जब ये एससी बीसी माइनॉरिटी सब आपस में जब गठजोड़ बनाता है, जो उनके नेता गठजोड़ बनाते हैं, जहां भी कोई अगर किसी को कमी लगती है तो वहां अपील की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि केवल ये कहा जा रहा कि बहन जी अगर कह रही, बहन जी दलितों के मुद्दे उठा रही, बैकवर्डों के मुद्दे उठा रही है, अगर मुस्लिम समुदाय से उन्होंने अपील कर दी कि वोट आपका बंटवारा ना हो, तो हर आदमी अपील करता है कि 100% वोट की चोट से सत्ता में जो लोग काबिज है, जिनसे आप पीड़ित हैं, उनको सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाइए। अब आज लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से आज योगी जी ने वहां एक तरफा कर दिया कि भाई अब तो हमको जो वोट बचा है वो हमें दे दो। आप ये भूल गए कि चौधरी अजीत सिंह एक बड़े नेता वहां बैठे, क्या उनका वोट आप वो उनकी अपील मानेगा कि आपकी अपील मानेगा? माननीय अखिलेश यादव जी वहां मंच पर थे, वो जो अपील कर रहे थे, क्या उनकी अपील कोई नहीं मानेगा? बहन मायावती जी की अपील उनकी। तो ये सब केवल ध्रुवीकरण की बात। भारतीय जनता पार्टी केवल इसी मुकाम में रहती है जब उन्होंने देखा कि 51% कम्युनिटी के लोग एक साथ हो गए, तब उनके समझ में आ रहा किसी तरह ये लोग कुछ भी, मुस्लिम का नाम भी खाली अगर वो ले लेते तब भी भारतीय जनता पार्टी तुरंत उसको दूसरा रूप देने के लिए तुल पड़ती है, और वही वो कर रहे। लेकिन वो शायद ये नहीं भूल रहे हैं कि भाजपा के इस चरित्र को पूरा देश देख लिया। एससी बीसी माइनॉरिटी ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको इसी रास्ते पर ले जाएगी, और हम लोग एकजुट होकर वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को समझ दिखाएंगे। एक सवाल, जी अमिताभ जी, एक सवाल मेरे जहन में है, एक सवाल मेरे जहन में है। अगर ये बात जी अमिताभ जी मायावती जी के कद के भाजपा के किसी नेता ने इतने बड़े मंच से कही होती कि मैं सारे मुस्लिम हिंदुओं से कहना चाहता हूं, यह कहना चाहती हूं, केवल भाजपा को वोट देना, किसी के बहकावे में नहीं आना, तो आप लोग शांत रहते? कहा नहीं, क्या कहते नहीं, ऐसी छोटी सी बात है, इसका क्या ताड़ा बनाना? देखिए अमिताभ जी, बताइए। अमिताभ जी इतने इनके कूल नेता रहते जैसे अभी हो। इनके नेता बड़ी साफगोई से हिंदू हिंदू करते रहे। अभी आपको बता दूं अमिताभ जी, एक चीज आपने बहुत सही सवाल किया अमिताभ जी, बस एक मिनट। आज इनके घोषणा पत्र में आप देखिए, मोदी जो इनका हमारे प्रधानमंत्री जी की जो उसमें दस्तखत से जो इसमें लिखा हुआ है, जो उनको पहले पन्ने पर क्या लिख रहे हैं, मैं भारत का नया निर्माण की ईंट रखूंगा। क्या ईंट रखोगे भाई? भारत के निर्माण की क्या ईंट रखोगे? क्या भारत अभी है नहीं इस समय वजूद में? आपने कैसे कह दिया कि भारत की ईंट रखूंगा? इसका मतलब आप नया संविधान बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे? भारत की ईंट रखने की बात आप कैसे आप इस अपने घोषणा पत्र में कह सकते हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है बड़ी साफगोई से जो चाहे लिख दे, भारत की ईंट रखेंगे। नए संविधान की बात नहीं आई। अवधेश वर्मा, किसी ने कही भारत की ईंट रखेंगे। ठीक, जो बात अभी
जो बात जेरे बहस आई ही नहीं उस पर क्यों चर्चा अभी इससे करें? अनिल दुबे जी, आज जी गौतम बुद्ध नगर में एक रैली थी बसपा की, बहन जी की। उसमें बताया गया कि अजीत सिंह जी का, जयंत चौधरी जी का फोटो ही नहीं लगा मंच पर। दुबे जी बताइए, अभी तो पश्चिम में ही है चुनाव, सहारनपुर से निकले और फोटो हट गई। सवाल फोटो का नहीं है चलेगा? जी, फोटो कहां लगा कहां नहीं दिल लगा कैसे उससे मिलेगा? बात ऊपर जा चुकी। नहीं, सब नहीं दिल मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। शादी में कहां पे कार्ड फोटो में नहीं लगा, क्या नाम नहीं नहीं लगा, किन छपता किन तो तकलीफों। फूफा बारात में नहीं जाते हैं। दुबे जी, ये देश विचित्र है। नहीं, आप यहाँ जानते फूफा हो? बारात में यहाँ बारात निकल चुकी है, फूफा बारात में आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ बारात अमिताभ जी निकल चुकी है। अब इन चीजों का कोई वजूद नहीं रह गया। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तीनों दलों के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सपा, बसपा, आरएलडी के कार्यकर्ता प्राण से लगे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब इन चीजों का कहीं कोई बहस का मुद्दा मैं नहीं समझता। दुबे जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये था, आप जो कह रहे हो लगे होंगे, चुनाव में सभी को लगना भी चाहिए। मान लो चौधरी साहब की फोटो लगा देते, बड़ा मंच था, इतनी फोटो लगी थी उसमें, उनकी भी एक लगा देते, थोड़ी छोटी सही, तो मामला थोड़ा और ज्यादा ठीक नहीं हो जाता? हाँ, हो सकता है कि वहां जो सभा का आयोजक हो उससे त्रुटि हुई हो, ये हुई जो, लेकिन इस बात का कोई मुद्दा नहीं है। इससे हमें कोई वो नहीं पड़ता। हम आगे जा चुके हैं। जनमानस के बीच में गठबंधन जो है काम कर रहा है और जनमानस में स्वीकारता है गठबंधन। जी, ठीक भैया, ठीक है। संजय राय, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के मुद्दे पर केंद्रित हो गया? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मायावती जी का कल का बयान उसके लिए राजनीतिक तौर पर सुविधा का अवसर प्रदान कर गया? देखिए अमिताभ जी, ये आरोप तो विपक्ष के लोग भाजपा पे लगाते रहते हैं कि ध्रुवीकरण करती है। गुजरात के चुनाव में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा। श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये लोग जो है खून की दलाली किए हैं सेना के बारे में। तो हम तो नहीं करते हैं, लेकिन जब ये लोग करते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है। तो जवाब पर कहेंगे कि सांप्रदायिक है, लेकिन मुद्दे वहां और भी हैं। वहां मुद्दा एक और है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है किसान का बेल्ट है, गन्ना का बेल्ट है, और केवल 2 साल में भारतीय जनता पार्टी 62,000 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों का भुगतान कराई है। और इतना ही नहीं, 2 बार जब चीनी मिलों की स्थिति ठीक नहीं थी कि अभी चीनी बिकी नहीं है, मार्केट में चीनी का दाम कम है, तो सरकार ने एक बार 5,000 करोड़ और इस बार 3,000 करोड़ सॉफ्ट लोन जो है बैंकों से दिला के चीनी मिलों को गन्ना किसानों के खाते में सीधे भुगतान की। दूसरी बात, आज जब संकल्प पत्र आया है तो उसमें भी हमने किसान की बात किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक जो लोन मिलेगा, 5 साल उस पर कोई ब्याज लिया नहीं जाएगा। जो किसान सम्मान निधि हम दे रहे थे केवल लघु और सीमांत किसानों को, उसको हम जो है कि सभी किसानों तक ले गए हैं और सभी लघु सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उनको पेंशन देंगे। अब जहां तक बात वहां के स्थानीय मुद्दों की है, तो स्थानीय मुद्दे तो रहेंगे। अब सबसे बड़ा संजय भाई, तो यह है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद, योगी जी की सरकार बनने के पहले, अमिताभ जी केवल 1 मिनट, नहीं अमिताभ जी, एक वहां की बात मैं कहता हूं, वहां की जो आपका प्रश्न दूसरा था कि वहां जो है योगी जी की सरकार बनने के पहले जो है वहां लड़कियों का घर से स्कूल जाना दूभर था, वहां छेड़छाड़ होती थी,
वहां जो है कि दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे, हजारों 14 वर्ष में हजारों दंगे हुए। मुजफ्फरनगर के दंगे में 2-2 साल लोग आकर के रिफ्यूजी की 3-3 साल जिंदगी बिताए हैं। तो निश्चित रूप से ये भी मुद्दे हैं। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, आज पलायन नहीं कर रहे हैं, ये भी मुद्दा है। वहां एक विशेष वर्ग के लोग छेड़छाड़ करते थे, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते थे। तो आज जब लोगों को योगी जी के आने से राहत मिली है तो योगी जी की वहां डिमांड है, क्योंकि योगी जी के कारण वहां कानून व्यवस्था लागू हुआ, योगी जी के कारण सांप्रदायिक दंगे बंद हुए, योगी जी के कारण सांप्रदायिक तरीके से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद हुई, लड़कियों का स्कूल जाना सुनिश्चित हुआ। तो योगी जी की डिमांड जरूर वहां है। और वहां के दोनों मुद्दे जो स्थानीय सांप्रदायिक मुद्दे हैं और जो वहां आपराधिक मुद्दे हैं और किसान के मुद्दे, सभी पर योगी जी भारी पड़े हैं। योगी जी की 2 साल की सरकार भारी पड़ी है, इसलिए योगी जी की वहां लगातार डिमांड बनी हुई है। नहीं, वहां तो ठीक है, लेकिन त्रिपुरा हो, असम हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, पश्चिम बंगाल हो, मैं तो देख रहा हूं कि मोदी जी और अमित शाह के बाद अगर देश भर में कोई नेता घूम रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर भाजपा का घूम रहा है, तो वो तो योगी आदित्यनाथ ही है। ठीक बात है अमिताभ जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 2 साल में एक चीज सुनिश्चित किया है कि वह एक ईमानदारतम मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 18 घंटा काम करने की उनकी क्षमता है, सवेरे 4 बजे से लेकर देर रात तक काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो वो अपनी परिश्रम और ईमानदारी के कारण आज देश भर में योगी जी का जो है कि मांग है, देश भर में उनको पार्टी भेजती है और जैसा पार्टी चाहती है उन सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के और भी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 15-15 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2 ने 15-15 साल का किया, वसुंधरा जी ने 5 वर्ष का किया, और वर्तमान के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अब फिर वो अप टू द मार्क नहीं चल रहे, नहीं तो उनकी भी डिमांड होती। नहीं, भाजपा को लगता है इनको बाहर भेजने से ज्यादा लाभ नहीं, इनको जहां भी डिमांड है। नहीं, उनकी भी डिमांड है, वो भी जाते हैं, और उनकी भी डिमांड है, वो भी जाते हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व जिसको जहां तय करती है जीते वो जाती है। और एक और बात इसमें है कि योगी जी के नाथ संप्रदाय के लोग भी, चाहे त्रिपुरा हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, नाथ संप्रदाय के मंदिर हैं जगह जगह, उनके अनुयायी भी हैं। एक ये भी रीजन है। और योगी जी स्वयं संत हैं, कई बार जो है संत का से भी मिलने की एक लोगों की आकांक्षा रहती है। तो कई एक साथ बातें हैं, संत होना उनका, नाथ संप्रदाय के जगह जगह मंदिर होना, जगह जगह फॉलोअर्स होना, जगह जगह भक्त होना, ऐसे कई बातें जो है ऐसा जुड़ रही हैं जिसकी वजह से जरूर उनका कार्यक्रम ज्यादातर जगह पर लग रहा है। अमिताभ भाई, अब ये सवाल पूछना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि तो फिर भारतीय जनता पार्टी नाथ संप्रदाय और संतों के वोट ले ले और बाकी वोट जो है वो अन्य लोगों को मिल जाए। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या ये सवाल एक संप्रदाय विशेष का नाम लेने पर ही उठेगा? आप जो है ये सवाल क्या आपको नहीं पूछना होगा? तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड की असल वजह आखिर क्या है, क्या उनका चेहरा और फिर उनकी कह सकते हैं विकास का जो एजेंडा है वो खास है। अमिताभ जी, देखिए, कुछ सवाल हिलाल नकवी जी ने उठाए थे, बिल्कुल उन पर मैं संजय राय से जरूर टिप्पणी लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दूसरा चरण है इस कार्यक्रम का, उसमें एक बार सबसे, ताकि सनद रहे बाद में, जो 11 तारीख को वोटिंग है 8 सीटों पर पश्चिम की, उन पर टिप्पणी ले लूं कौन कहां खड़ा है। कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, तब उस ढंग की बात भी करना ठीक नहीं होगा। भाटी साहब, आपसे शुरू करते हैं। बोहनी होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, गठबंधन कहां खड़ा है आपके हिसाब से? और ये मैं रिकॉर्ड में रखूंगा ताकि अपन 23 मई को जब मिले तो इसकी चर्चा कर लें। 8 सीटों पर बिल्कुल मैं 23 मई को आपके साथ जरूर बात करना चाहूंगा। 8 सीटों पर जिन पर 11 अप्रैल को वोट पड़ने हैं, इनमें से बहुत ज्यादा अगर मिली भारतीय जनता पार्टी को तो 1 सीट मिल सकती है। 7 सीटों पर गठबंधन जीत रहा है, कम से कम 7, 8 की 8 भी हम जीत सकते हैं, क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं, लेकिन 1 सीट हो सकता है बीजेपी को मिल जाए। 7 तो हम पक्का जीतेंगे।
अच्छा भाटी साहब, मैं 7 नहीं पूछूंगा, सीट बताने पे मेरे दल के प्रत्याशी नाराज हो जाएंगे। एक सीट तो वही बता दो। देखिए अमिताभ जी, अगर मैं एक सीट पे ये कह दूंगा कि ये सीट हम हार रहे हैं तो वो मतगणना से पहले कहना, मतदान से पहले कहना ठीक भी नहीं लगता, प्रत्याशी नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये मेरा स्पष्ट ईमानदारी का आकलन है कि हम इनमें से 7 सीट जीत रहे हैं, कम से कम 8 भी जीत सकते हैं, 8 भी जीत सकते हैं। 8 से ज्यादा तो है ही नहीं महाराज, 8 पे तो रुको, 8 से ज्यादा तो है ही नहीं, 8 पे रुको। दुबे जी, आप कहां खड़े हैं भाई? जी, राष्ट्रीय लोकदल, बताइए। देखिए, मैं आर्काइव करा लूंगा सबकी टिप्पणियां। इस पहले चरण में 2 सीटों पर बिल्कुल आप पहले चरण में राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर लड़ रहा है और गठबंधन 8 सीटों पर लड़ रहा है। और आज मैं आपसे यही कहूंगा कि हम 8 की 8 जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई जो है, आज की तारीख में हम 8 ही जीत रहे हैं। अच्छा, 9 अच्छा किया 9 नहीं बताया, क्योंकि फिर मतलब 100 में से 100 ही नंबर आ सकते हैं। नहीं, 9 है नहीं, अमिताभ जी नहीं 9 भी कह देता। नहीं, हम आज 8 के 8 गठबंधन ही भारी है। जी ठीक भाई, ठीक है। हिलाल लखवी जी, अमिताभ भाई, नहीं 8 पश्चिम में आपने भी एक मिनट सवाल तो सुन लो भाई, आपसे थोड़ा अलग, आपसे एक अलग सवाल है। पश्चिम में आपने सारा दिमाग लगा दिया उम्मीदवार चयन में, हर जगह ऐसा उम्मीदवार लाए, कैसा उम्मीदवार लाए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मायावती जी कल कर चुकी। तो आपने भी दांव तो बड़ा चला, आप भी अपना स्टेक बता दो, वो भी मैं रिकॉर्ड में रखूं। नकवी साहब। अमिताभ भाई, 8 में 9 की जहां तक प्रश्न उठता है तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हो सकता है, जब 100 में 125 और 135 नंबर मिल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले इम्तिहान हुआ था रेलवे का, उसके अंदर हम सब लोगों ने देखा था। तो अगर अब हमारे साथी कह देते हैं 8 में 9 जीत रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में सब कुछ संभव है। देखिए, आप ने वादा किया था कि जो इससे पहले आपने हम पे आरोप लगाया था कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ, गरीबी दूर क्यों नहीं हुई, उसका जवाब देने का मौका देंगे। तो हम सिर्फ 2 लाइनों में उसका जवाब देंगे। 2 लाइनों में से। अमिताभ भाई, 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत स्पष्ट कहता है, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तैयार किया गया, कि जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त 70% से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा पे में रहते थे, और आज की तारीख में 20% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। निश्चित रूप से ये लगातार प्रयास है, और दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जो कह दे कि हमारे यहां 1% भी गरीबी नहीं है। न्याय योजना से जो बाकी की 20% की गरीबी है, उसके जरिए निश्चित रूप से कांग्रेस 5 साल में उसको भी दूर करेगी। अब रही बात, हम 6 सीटों पे तो हम लड़ रहे हैं अमिताभ भाई, 8 सीटें जो हैं वो ये जीत चुके हैं गठबंधन की। हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी भी 8 जीतेगी और हम भी 6 से कम पे तैयार नहीं होंगे। अमिताभ भाई, ये तो इसके अलावा कोई कुछ कहेगा ही क्या, क्योंकि अगर कोई कहेगा तो फिर उसका होएगा कौन सी सीट हार रहे हैं, और जब कौन सी सीट हार रहे हैं तो वहां फंस जाएगा मामला। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमको 6 जीतने दीजिए। नहीं, ठीक है। हमने 23 मई को दोपहर 12 बजे तक सब 8 सारी जीतो, कोई दिक्कत नहीं। मसला तो उसके बाद ही चर्चा में आएगा। ठीक है, अवधेश वर्मा, आप भी बता दो भाई, मन में मत रखो। क्या जी, आप 7 पे रुकोगे कि 8 की 8 कहोगे? देखिए अमिताभ जी, आपसे आंकड़ेबाजी पर कोई भी हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे कोई भी बात कहना हो आप भूलेंगे नहीं, और निश्चित तौर पर उस पर मैं एक ही चीज कहूंगा अमिताभ जी, जिस प्रकार से 2014 में भाजपा की लहर थी, अब भाजपा की लहर चली गई, अब गठबंधन की लहर है। तो 2014 में जैसे आपने देखा होगा कि भाजपा ने अपने लहर में सबको लहरा दिया था, इस बार गठबंधन की बहुत बड़ी लहर है और गठबंधन पूरा लहरा देगा। उसका एक कारण भी है क्यों गठबंधन लहराने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा कारण है, जो ये एकदम पूरी तरीके से बाहर जा रहे हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आज जो इनका संकल्प पत्र जारी हुआ उससे और ये पीछे चले गए, इसलिए क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा था राम मंदिर का, वो 32 साल से इनके घोषणा पत्र में
भगवान राम को यह झांसा दे रहे हैं, अब बनाएंगे, तब बनाएंगे, अब बनाएंगे, तब बनाएंगे। तो आज जब संकल्प पत्र आया तो जनता ने कह दिया यार जब ये राम जी के न हुए तो ये जनता के साथ क्या होंगे, इसलिए आपकी इनकी हवा निकाल दो और गठबंधन की हवा जो है उसके साथ चलिए और इनको सबक सिखाइए कि भाई अगर आप भगवान के हुए तो हमारे सब जीत रहे। आप भी यही कह रहे हो, ठीक ठीक। हिलाल नकवी ठीक बात कही, कोई नहीं मानेगा भाई, सभी कहेंगे सब जीत रहे, जितनी लड़ रहे उतनी जीत रहे, ठीक बात। संजय राय आप भी आप भी 8 आउट ऑफ 8। नहीं अमिताभ भाई, इन्होंने तो नागा लोगों से वोट मांग लिया है, संघ लोगों से वोट मांग लिया है। नकवी जी को तो कहिए जितने जरा, वहां नागा और संघ होंगे हिलाल जी को कहिए कि जरा ठीक है, दूसरे को भी बात नहीं रखने दें, हमने इनको हस्तक्षेप नहीं किया। संजय राय बीच में नहीं बोल रहे, अब उनकी बात आ जाए। हाँ जी, मैं एक इसमें मैं एक मौलिक बात कह रहा हूं कि इस गठबंधन में 2 प्लेयर श्री अखिलेश जी और श्री अजीत सिंह जी, दोनों लोगों का जो वोट है, क्योंकि दोनों लोग अपने जातियों के वोट का दावा करते हैं, दोनों लोगों का जो वोट है वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ नहीं है। अगर पूर्व में अखिलेश जी का वोट है तो पश्चिम में अजीत जी का वोट है, तो ये 2 गठबंधन का तो वहीं 2 लोगों के गठबंधन का तो वहां कोई मतलब नहीं है। हाँ, बहन जी का वोट है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि हम सीट नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या सीट होगा नहीं होगा, लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह की जो है कि पहली बॉलिंग जो है मायावती जी ने किया है कल, उस बॉलिंग के परिणाम स्वरूप भाजपा को वहां 60% वोट मिलेगा। एक तीसरी बात छोटी सी, विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस विधानसभा चुनाव 2017 भी पश्चिम से शुरू हुआ, वोट पड़ते ही लगा हल्ला मचने, भाजपा हार गई। जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि नहीं, पश्चिम में जहां दिल्ली तक के राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि भाजपा हार गई पश्चिम में, वह बात गलत निकली। पश्चिम में हमारी सीटें आई और एक अंतिम बात, अरे भाई 2019 में चढ़ी, 2017 में 2014 में चढ़ी, 17 में चढ़ी और 19 में भी चढ़ेगी। और एक अंतिम बात कि ये लोग पिछले 2 साल में मोदी जी का कोई न प्रभावी विरोध कर पाया और न ये लोग आज प्रभावी प्रचार कर पा रहे हैं। प्रभावी विरोध करने में भी फेल थे और प्रभावी प्रचार करने में भी ये लोग फेल हैं। भाजपा आधा उत्तर प्रदेश प्रचार कर डाली, ये लोग कब से पहला प्रचार शुरू किया। संजय राय उपलब्धि तो कुछ नहीं है आपके पास, मैं जरूर कहूं, गोरखपुर भी बता रहा है, गोरखपुर का परिणाम भी बता रहे हैं। अरे रुको भाई, उसके बाद अनिल दुबे रुको, संजय राय नकवी जी एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपने कहा, सुनो भाई, आपने कहा कि 60% वोट मिलेगा। मेरे ख्याल से 60% वोट तो जवाहरलाल जी को नहीं मिला जब पहला चुनाव हुआ, 60% वोट तब भी नहीं मिला जब 71 में चुनाव हुआ मार्च में, गरीबी हटाओ, 60% वोट तब भी जीतने वाले को नहीं मिला, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, 84 में। हाँ, पोलिंग वोट का ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। संजय राय, तब तो भूतो ना भविष्यति हो जाएगा मामला। अमिताभ भाई फेंकने पे कोई रोक नहीं है, कुछ ऐसा ही होने वाला है। अमिताभ भाई फेंकने पे कोई रोक नहीं है। अमिताभ जी, चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। निश्चित रूप से इस चुनाव में सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन सर्वाधिक का दावा ठीक है, 60 का मामला थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जातीय राजनीति इसी चुनाव से जातीय राजनीति बंद होगी उत्तर प्रदेश में। अमिताभ जी, इसी चुनाव से जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में बंद होगी। जातिवादी राजनीति का आखिरी चुनाव। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको? एमएच फैक्टर तो हमने कल भी देख लिया और आगे भी यही नजर आ रहा है कि चुनाव सम्मेलन सारे तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हर जाति का सम्मेलन पीडब्ल्यूडी के सभागार में कर डाला। ठीक है अनिल दुबे, आ गई बात, अब वाइंड अप करना है मित्र, आगे बात आ गई। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब जाति का मसला आता है ना, तो मैं जातियों को कोई बहुत ऐसी चीज नहीं मानता। जाति पहले समाज से अबॉलिश होगी, समाज से उन्मूलन। सुनो भाई, समाज से जात पहले जाएगी, तब चुनाव से जाएगी, ये बात समझ लो। बाकी हिपोक्रेसी चाहे कोई कितनी भी करे, पाखंड यहां टीवी पे करो चाहे पार्टी दफ्तर में करो, सच्चाई यही है। समाज में जाति रहे
और चुनाव में चली जाए, ऐसे कैसे हो सकता? अगला भी रहेगा, पिछड़ा भी रहेगा, दलित भी रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा, ठाकुर भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हजारों साल का डीएनए है। 5000 से ज्यादा जाति और उपजातियां हैं पूरे देश में। सेंट्रल की लिस्ट देख लीजिए ओबीसी की, पढ़ते पढ़ते आदमी की आंख में दर्द होने लगे। इसलिए इसमें मैं हिपोक्रेसी नहीं करता ना। समाज से जाति को खत्म कर दीजिए। नेता हमसे ज्यादा सयाने हैं, जब उनको लगेगा जात पर वोट मिलना बंद, वो जात की बात करना बंद कर देंगे। जिस चीज पर वोट पड़ना बंद हो गया उसकी बात नेता ने बंद कर दी तुरंत। नेता से ज्यादा समझदार और कौन? लेकिन जाति अगर समाज में रहेगी, व्यवस्था में रहेगी, तो उस पर चर्चा होगी, अब वो राजनीति का विषय बनेगी। इसलिए टीवी पर इतनी हिपोक्रेसी ठीक नहीं। क्या ये सच नहीं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं जो टिकट वितरण के समय कास्ट इक्वेशन सबसे ज्यादा ना देखती हो? क्या ये सच नहीं? पश्चिम की बात कर लो। क्या ये सच नहीं भाटी साहब कि एक सीट का अच्छा का घोषित उम्मीदवार वो प्रचार शुरू कर दिया, गरीब इसलिए बदल गया कि दूसरी पार्टी ने उसी जात का आदमी प्रत्याशी उतार दिया, बोले ना अब इसको उतारने से लाभ नहीं, बदल दो, दूसरी जात लाओ। नहीं हुआ क्या? सच्चाई है। जहां 11 को चुनाव होना वहीं की बात कर रहा हूं, एक सीट की। तो जब गुणा गणित इस पर करोगे तो जाति से क्या वो है? लेकिन हां, कोशिश ये जरूर होनी चाहिए, मजहब के नाम पर मंच से वोट मत मांगिए। कुछ तो लोक लाज रहे। और अल्पसंख्यक समाज को भी चिंतन करना होगा। आप वोट बैंक मत बनिए किसी के ना। अच्छे बुरे का निर्णय करिए, परखिए, तौलिए, जांचिए प्रत्याशियों को। यह हाका लगाने वाला काम ठीक नहीं। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कैसे घटता गया विधायिका में? सिलसिलेवार ढंग से घटता गया। आबादी बढ़ती गई, प्रतिनिधित्व घटता गया। इसका मतलब यह रीति नीति ठीक नहीं। उठा के देख लीजिए ना, दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, चुनाव में एक मुसलमान विधायक नहीं जीत के आया कांग्रेस की टिकट पे भी। तब एक को मंत्री बनाया, हर 6 महीने बाद उसका इस्तीफा करा के दोबारा से ओथ कराते थे। क्या सच नहीं था? जातियों का जहां तक मसला है, जाति का उन्मूलन समाज से होगा। यही बात इस देश के तमाम विचारक कहते रहे, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो। जौनपुर से चुनाव लड़े दीनदयाल जी। पार्टी के लोगों ने कहा, जनसंघ के लोगों ने कि फला गांव में एक सभा रखी है, ब्राह्मणों का गांव है, वहां चलो। दीनदयाल उपाध्याय ने जाने से मना कर दिया, बोला ना, हारना मंजूर। या तो वैसी प्रतिबद्धता लेकर आइए। वैसी प्रतिबद्धता तो नहीं है, तो फिर हिपोक्रेसी काहे की? हां, एक बात जरूर रोचक हुई, सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने कहा 8 की 8 जीत रहे। हिलाल भाई ने कहा 6 लड़ रहे, 6 की 6 जीत रहे। सबके बयान कलमबंद हुए। अब 23 मई को हम लोग मिलेंगे, तब देखेंगे जनता जनार्दन ने क्या फैसला सुनाया। धन्यवाद। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए।